students. So our today's topic is unseen poetry. So unseen poetry and unseen passage काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है इंग्लिश पेपर के लिए. कोई भी इंग्लिश पेपर हो उसमें ये क्वेश्चन आता ज़रूर है. अब डर ये रहता है स्टूडेंट्स को कि हाउ आर वी गोना सॉल्व दिस क्वेश्चंस, बिकॉज हमने ये कभी भी पैसेज या पोएम कभी कहीं पढ़ी नहीं होती है, तो हम इसके आंसर्स कैसे ढूंढेंगे. वेल, द आंसर इज़ विद इन द पैसेज एंड विद इन द पोएट्री. ऑल्सो आई थिंक ये जो क्वेश्चन होता है वो ईजिली मार्क्स ग्रैब करने के लिए बहुत अच्छा वे होता है. तो कभी भी इस क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश मत करना. हमेशा ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, बट फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट रीड द पैसेज एंड द पोएम एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग. ठीक है, अगर आप उसे अच्छे से समझ जाते हो देन यू विल बी एबल टू क्लियरली आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट. अब यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन नंबर 1 में अगर अनसीन पैसेज या पोइट्री आता है, स्टूडेंट्स यूजुअली स्किप इट और बोलते हैं कि ये मैं बाद में ट्राई करूँगा क्योंकि मुझे रीड करने में बहुत टाइम जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे है सो ट्राई टू सॉल्व इट देन एंड देन इटसेल्फ. उसे लेटर ऑन के लिए मत रखना, बिकॉज इट इज़ रियली ईजी टू गेन मार्क्स फ्रॉम सच क्वेश्चंस. ओके, इवन इफ़ आप अपने क्वेश्चन आंसर्स में या कोई और जगह पे अपने मार्क्स गंवा रहे हैं, आप यहाँ से ईजिली उसे कवर अप कर पाएंगे. सो लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व दिस पोएम दैट इज़ गिवन हियर. सो यू कैन सी यहाँ पर एक छोटी सी पोएम की एक स्टांजा दी हुई है. ठीक है, माई डेज अमॉन्ग द डेड आर पास्ट अराउंड मी आई बिहोल्ड एंड सो ऑन. द पोएम की एक स्टांजा दी हुई है. उसके बिलो में आपको ये 4-5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चंस पढ़ लेना है. ठीक है, आप नीचे जाओगे, आप क्वेश्चंस रीड करोगे. तो ये क्वेश्चंस जब आप रीड करोगे तब आपको माइंड में स्लोली पता चलेगा कि ओके, मुझे ये सारे चीज़ों के आंसर्स इसमें से ढूंढना है. राइट, आपको पता चलेगा कि मुझे ये सारे चीज़ों के आंसर्स वो पोएम या पैसेज में से ढूंढना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. तो ये पूछ रहा है कि पोएम की जो आइडिया है, ठीक है, जो मेन आइडिया है वो पोएम किस आइडिया में रिवॉल्व कर रही है, यानी कि आपको वो लिखना पड़ेगा. उसके बाद लिखा है हु आर द माइटी माइंड्स. अब माइटी माइंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में दी हुई है. ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में दी है, यानी कि ये एग्जैक्ट वर्ड्स पोएम में कहीं ना कहीं तो आ रही है एंड आपको इसका मीनिंग बताना है. मीनिंग नहीं, या बताना ये किसे सिम्बलाइज कर रही है. जो माइटी माइंड्स है वो किसके बारे में बोल रहा है, पोएट किसके बारे में माइटी माइंड्स करके बोल रहा है. थर्ड क्वेश्चन है हु आर द पोएट्स फ्रेंड्स एंड हाउ आर दे नेवर फेलिंग. सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ हिंट्स आपको क्वेश्चन से मिल जाता है. यहाँ पे पूछ रहे हैं हु आर द पोएट्स फ्रेंड्स. ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो कुछ तो ऐसा बोल रहा है जो उसके फ्रेंडशिप या कोई फ्रेंड्स के रिलेटेड है. ओके, एंड हाउ आर दे नेवर फेलिंग. फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन. तो आपको ये 2 लाइन्स मिली है वो स्टैंजा से पोएम की, तो ये 2 लाइन आपको एक्सप्लेन करना होगा, समझाना होगा कि पोएट क्या मीन कर रहा था ये बोल के. सो अब पोएट्री में क्या होता है कि जो पोएम होता है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके लिख रहा होता है. ठीक है, सो व्हाट हैपन्स, उसने एक मीनिंग में लिखा होता है, अगर पढ़ने वाले ने उसे अपने मीनिंग में लिया होता है तो डिफरेंट मीनिंग भी आ जाती है. तो एक ही पोएम की काफ़ी सारी इंटरप्रिटेशंस हो सकती है. अब मैं जब ये पोएम रीड करूँगी मुझे जो मीनिंग लगेगा वो शायद आपको जो मीनिंग लगेगा उससे डिफरेंट हो सकता है, एंड दैट इज़ नॉट रॉन्ग. ठीक है, बट दिस डजंट हैपन्स एवरी टाइम. ये कुछ पोएम्स के साथ ही होती है. बट स्टिल जब कोई राइटर या कोई पोएट कुछ लिखता है वो जो फील करता है वो डिफरेंट चीज़ होता है और हम जो फील करती है वो डिफरेंट चीज़ होता है. सो इट हैपन्स हम उसे फील कर पाए और हम उसी का मीनिंग इंटरप्रेट कर पाए, या कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स के साथ उस पोएम को पढ़ते हैं और हम एक मीनिंग लेकर आते हैं. सो इट डजंट मैटर एनीवे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. माई डेज अमॉन्ग द डेड आर पास्ट अराउंड मी आई बिहोल्ड वेर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट. द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे with whom I converse day by day. With them I take delight in weal and seek relief in woe. And while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks have often been bedewed with tears of thoughtful gratitude. So this was the poem. अब all of a sudden आप read करोगे तो definite चीज़ें आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा. So what you will do, you have to go through it 2 to 3 times to understand the correct meaning of the poem. ओके, सो अब नीचे जो क्वेश्चंस थे उसे कंपेयर कर लो. आपको अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है देन गुड. ठीक है, कीप इट इन योर माइंड.
अब हम एक एक करके पोएम के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि जो पोएम की जो स्टैंजा दी है, एक स्टैंजा, उससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो पोएट है वो किस बारे में बात कर रहा है। तो पहले तो मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ ये पोएम का। माई डेज अमॉन्ग द डेड आर पास्ट अराउंड मी आई बिहोल्ड। तो यहाँ पर एक चीज़ है, डेड दिया है, पास्ट दिया है, ठीक है, ये सारी वर्ड्स दी है। फिर अगर आप देखो तो व्हील दी है, वो, ठीक है, टीयर्स, तो ये सारी नेगेटिव चीज़ है। नेगेटिव से मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर पोएम कुछ सैड चीज़ एक्सप्रेस कर रहा होगा क्योंकि उसने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आप जब आप पोएम रीड करते हो तो आपको देखना है कि ये जो पोएट है उसने कौन से टोन में एक्सप्रेस किया है। अगर वो हैप्पी है तो वो हैप्पी हैप्पी वर्ड्स यूज़ करेगा, अगर वो लव में है तो वो रोमांटिक या लव वर्ड्स यूज़ करेगा, ठीक है, ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो लव से रिलेटेड है। अगर वो सैड है तो वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा जैसे डिसअपॉइंटेड, डेड, पास्ट, सैडनेस, क्राई, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स देखे आपको पता चलेगा कि ये पोएम का जो मूड है वो कौन सा था। सो सेम वे अगर हमने यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वो यूज़ कर रहा है जिसे हमें लग रहा है कि वो सैडनेस की बात कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, माई डेज अमॉन्ग द डेड आर पास्ट, ठीक है। तो वो अपना दिन कहाँ बिताता है, मरे हुए लोगों के साथ। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पोएट जो है वो ये कहना चाहता है कि वो मरे हुए लोगों के साथ बिताता है, यानी कि ऐसा नहीं कि वो जो जहाँ पे जो लोग टूम्ब में जो लोग होते हैं जो मर चुके होते हैं उनके पास जाके वो बैठता है। नो, इट इज़ लाइक दैट कि ये जो पोएट है उसको रीड करना काफ़ी पसंद है। तो ये अपना पूरा दिन कैसे बिताता है, जो राइटर्स हैं जो बहुत कुछ लिखते थे उनके बुक्स रीड करके अपना दिन बिताता है। तो ये जो राइटर्स हैं वो भी है नहीं, वो थे, ठीक है, यानी कि वो मर चुके हैं, तो वो उनके बुक्स रीड करके अपना दिन बिताता है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, ठीक है, मेरे आसपास, मेरी चारों ओर, वेरेवर दिस कैजुअल आइज आर कास्ट, ये जो मेरी आँखें जहाँ भी मेरी नज़रें पड़ती हैं, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड। तो माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड वो किसको बोल रहा है, अभी ये बोल रहा है ये एक जगह पे बैठा है, ठीक है। आप सपोज़ करो ये अपनी लाइब्रेरी में बैठा है और उसके चारों ओर क्या होंगी, बुक्स ही बुक्स होंगी। सो वेयर ही इज़ सिटिंग इन अ लाइब्रेरी, और चारों ओर कौन सी बुक्स है, जो बड़े बड़े राइटर्स जो थे, जो अभी मर चुके हैं, जो अब नहीं हैं, वो लोग लिख कर जा चुके हैं ये बुक्स को। तो वो इस बुक्स के साथ रोज़ अपना वक्त बिताता है। तो द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड वो किसको बोल रहा है, ये जो पुराने जो राइटर्स थे उनके दिमाग को वो प्रेज कर रहा है। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विथ whom I converse डे बाई डे। तो ये किसको बोल रहा है, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, यानी कि कभी भी हारते नहीं हैं, ऐसे दोस्त हैं। तो ये दोस्त किसको बोल रहा है, अपने बुक्स को बोल रहा है, क्योंकि वो अपना दिन कैसे बिताता है, बुक्स रीड करके। तो बोल रहे हैं कि ये मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। विथ whom I converse डे बाई डे, और मैं रोज़ इनके साथ बातें करता हूँ। विथ देम आई टेक डिलाइट इन व्हील एंड सीक रिलीफ इन वो। तो वो अब क्या बोल रहा है कि जब मैं खुश होता हूँ, जब मैं दुखी होता हूँ, व्हील का मतलब होता है सैडनेस, ओके, एंड सेम वो का मतलब होता है रोना या दुख फील होना। तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि जब मुझे कोई दुख होता है तो मैं खुशी ढूंढने कहाँ जाता हूँ, उनके पास। और कभी भी मुझे बहुत पेन होता है या कुछ दर्द होता है, अगेन कुछ डिसअपॉइंटमेंट या कुछ रोना आता है, तो मैं अपनी राहत कहाँ पे ढूंढता हूँ, उनमें ढूंढने चाहता हूँ। सो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है, राइट, कि ये जो पोएट है वो राइटर्स या उनके बुक्स के बारे में बात कर रहा है, कैसे वो जो बुक्स है, बुक एक मैन का बेस्ट फ्रेंड होता है। तो वो यहाँ पर वो यही बोल रहा है, ठीक है। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई ओ। तो अब जब ये सब फील कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, तो उसे क्या फ़ील हो रहा है कि वो कितना एहसानमंद है कि वो लोग उसको इतना हेल्प करते हैं, मतलब उसके सैडनेस में उसके साथ होते हैं, ठीक है। और जब उसको सैड होता है तभी भी किसी ने, बुक्स ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो जो राइटर्स के जो बुक्स है वो काफ़ी उनको थैंकफुल है कि वो लोग सब ने ये सब लिखा है, और वो उसको हेल्प करती है, जो बुक्स है वो उसे हेल्प करती है टू कम आउट टू थ्रू सम सैडनेस, और ये सब जो उसको जो भी फील होता है वो बुक्स उसको हेल्प करती है, बिकॉज दे आर हिज फ्रेंड्स।
माई चीक्स हैव ऑफन बीन बिड्यूफ्ड विथ टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रैटिट्यूड। बिड्यूफ्ड का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ में ड्यू, अपने ड्यू ड्रॉप्स देखा होगा, सुबह सुबह जो ड्यू ड्रॉप्स होता है वो कैसे ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स। तो बिड्यूड यानी ड्रॉप्स की वजह से गीला हो जाना, ठीक है। तो चीक्स यानी कि जो हमारी चीक्स होती है फेस में, वो ऑफन गीली हो चुकी है, मेरी चीक्स ऑफन गीली हो चुकी है। क्यों गीली हुई है? विथ टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रैटिट्यूड, किससे? आंसुओं से, ठीक है। टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रैटिट्यूड यानी कि मैं उनके बारे में जब सोचता तो मुझे बहुत थैंकफुल फील होता है कि थैंक यू, मेरे पास ऐसे चीज़ें हैं, यानी कि बुक्स है जो मेरे फ्रेंड्स जैसे है, जो मुझे दुख में मेरा साथ देते हैं। सो ये था पोएम का पूरा मीनिंग। तो अब तो आपको आंसर देना काफ़ी सिंपल हो चुका है, राइट। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो आप क्या लिखोगे कि द पोएट हियर इज़ टॉकिंग अबाउट हिज डेज दैट ही spends with the books in his library with old writers, ठीक है। उनकी जो बुक्स होती है उनके साथ वो समय बिताता है, एंड वो किस तरह से जब वो दुखी होता है उनके पास जाता है और उसको अच्छा लगता है, उसे खुशी महसूस होती है। ओके, तो दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ऐसा आप लिख सकते हो। दूसरा यहाँ पे बोला हु आर द माइटी माइंड्स। तो हमने जब पोएम का मीनिंग समझा तो हमें क्या पता चला, माइटी माइंड्स कौन है? राइटर्स, ठीक है। जो राइटर्स जो वो बुक्स पढ़ के जिसको उसे खुशी फील होती है, वो बुक्स के राइटर्स को वो माइटी माइंड्स बोल रहे हैं, यानी कि बहुत ताकतवर दिमाग वाले लोग, ठीक है। वो राइटर्स को ऐसा बोल रहा है कि मतलब तुम्हारे में इतना दिमाग है, इतने इंटेलिजेंट हो तुम लोग कि तुमने इतने अच्छे अच्छे बुक्स लिखी हैं। हु आर द पोएट्स फ्रेंड्स एंड हाउ आर दे नेवर फेलिंग। तो यहाँ पर आपको पूछे पोएट्स का फ्रेंड कौन है। तो ये यहाँ पर ये एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। एक पूछ रहे हु आर द पोएट्स फ्रेंड्स, दूसरा आपको पूछ रहे हाउ आर दे नेवर फेलिंग। सो आपको दोनों का आंसर देना है। सो फर्स्ट आप लिखोगे कि पोएट के फ्रेंड्स कौन है? बुक्स, ठीक है। बुक्स आर द पोएट्स फ्रेंड्स। और सेकेंड क्वेश्चन है हाउ आर दे नेवर फेलिंग। तो आपको लिखना है कि ऊपर हमने क्या पढ़ा कि जब वो सैड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, पहले तो उनसे रोज़ बातें करता है, यानी कि रोज़ पढ़ता है। उसका कहने का मतलब ये है कि वो रोज़ पढ़ता है। तो वो द पोएट converses with the books every day and he takes delight in weal and seeks relief in his woe। तो आपको ये जो है यहाँ पे जो लाइंस दिए उसी को सेम टू सेम लिख देना है, बट थोड़ा बहुत आपको अपना ग्रामेटिकली वो सेंटेंस को मीनिंगफुल बना के लिखना है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि वो वहाँ पे जाता है, उनसे कन्वर्सेशन करता है, और जब उसको दुख होता है तो वो उनमें खुशी ढूंढने जाता है, उसे कुछ दर्द महसूस होता है तो वो अपनी राहत उनमें ढूंढता है। अब फिर आपके पास है एक्सप्लेन। फिर आपके पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन। माई चीक्स हैव ऑफन बीन बेड्यूड विथ टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पर मैंने आपको जो पोएम समझाया, यहाँ पर ये जो लास्ट टू लाइन्स है वही समझाने को आपको कह रहे हैं। तो आपको क्या बोलना है कि जब वो इनके बारे में सोचता है तो उसकी आंखें भर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत थैंकफुल है कि उसको ऐसे दोस्त मिले, ठीक है। सो आपको क्या, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि द पोएट ऑफन व्हेन ही थिंक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स ही हैज़ टीयर्स इन हिज आइज़ एंड ही इज़ वेरी थैंकफुल फॉर ऑल दिस फ्रेंड्स, ठीक है। आप इस तरह से एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कर दो, क्योंकि ये जो होता है मोस्टली 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन का होता है, तो आपको सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा लिखना नहीं होता है। सो दिस वाज द अनसीन पोएट्री फॉर दिस पोएम, राइट। ओके, सो हियर वी हैव आवर सेकंड पोएम। हमने जैसे कि फर्स्ट पोएम देखी वैसे भी हम सेकंड पोएम भी देखेंगे, इसका एनालाइज करेंगे, समरी देखेंगे और इसके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो पोएम रीड करने से पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस रीड कर लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। तो डेफिनेटली अगर पोएट्री है तो फिगर ऑफ स्पीच तो आनी है, तो आपको फिगर ऑफ स्पीच तो लर्न करनी ही होगी। What feelings does the poet seek to awaken in your mind with the following exclamations? Books, heart। तो यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए हैं और ये दोनों वर्ड्स पोएम में से निकाली हुई है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये 2 वर्ड्स बोल के पोएट हमसे क्या कहना चाहता है, या ये 2 वर्ड्स पढ़ के आपके दिमाग में क्या आइडियाज़ आ रही है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग डज नेचर गिव। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा हिंट मिल गया है कि ये जो पोएम है किस बारे में बात कर रहा है, वो नेचर के बारे में। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि नेचर आपको किस तरह से पढ़ाता है, यानी कि
हम नेचर से किस तरह से सीख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लाइट ऑफ थिंग्स अ हार्ट दैट वॉचेस एंड रिसीव्स। अगेन एक लाइन दिया है आपको पोएम से और आपको उसे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए विदाउट मेकिंग एनी लेट लेट अस सी व्हाट इज़ द पोएम टेलिंग अस। ओके, बुक्स इज़ अ डल एंड एंडलेस strife. Come here, the woodland linnet. How sweet his music on my life, there is more of wisdom in it. And hark, how blithe the throstle sings, and he too is no mean preacher. Come forth into the light of things, let nature be your teacher. Enough of science and of art, come forth and bring with you a heart that watches and receives. ओके, सो दिस इज़ द पोएम। यहाँ पे आपको क्या क्या वर्ड्स दिख रही है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सैड है, हैप्पी है, कुछ हिस्टोरिकल बातें हो रही हैं, कुछ डरावनी बातें हो रही है, या आपको टोन पता चल जाएगा पोएम का। सो इधर क्या क्या वर्ड्स हैं, एक तो मुझे दिख रहा है बुक्स, तो काफ़ी दिख रहा है बुक्स, वर्ड फर्स्ट वर्ड इट सेल्फ इज़ द बुक्स। फिर दिख रहा है स्वीट हिज म्यूज़िक ऑन माई लाइफ, यानी कि कुछ बर्ड्स की बात हो रही है। कम हियर द वुडलैंड लिनेट, तो ये बर्ड है, तो बर्ड्स की बात हो रही है। उसके बाद बोल रहे हैं कि लेट नेचर बी योर टीचर, यानी कि कुछ तो है जो नेचर से रिलेटेड बातें हो रही हैं। यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि नेचर को अपना गुरु बनाओ, ठीक है। एंड देन फिर वो बोल रहा है इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, वो बोल रहा है क्या साइंस और आर्ट लगा कर रखा है, ये छोड़ो और नेचर के पास आओ। ओके, तो हमें क्या पता चल रहा है कि सेंट्रल आइडिया क्या है। पोएट बोल रहा है कि ये जो बुकिश नॉलेज है इस सब से निकलो, ये काफ़ी बोरिंग होता है, यहाँ से निकलो, कितना पढ़ोगे बुक में से। अनलिमिटेड नॉलेज कहाँ पर है, नेचर के पास है, तो नेचर के पास आओ और वहाँ से सीखो, राइट। ओके, सो लेट अस रीड द पोएम वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, एंड देन अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। बुक्स इज़ अ डल एंड endless strife, come here the woodland linnet, how sweet is music on my life, there's more of wisdom in it. तो वो बोल रहा है पोएट बोल रहा है कि बुक्स जो है वो काफ़ी डल है, यानी कि बोरिंग है, एंड एंडलेस स्ट्राइफ, यानी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ते रहना पड़ता है तो भी थोड़ा बहुत ही समझ आता है। इधर आओ, और वुडलैंड लिनेट एक बर्ड है, ठीक है। तो पोएट बोल रहा है कि आओ और ये जो बर्ड है उसकी म्यूज़िक सुनो, कितनी स्वीट है उसकी म्यूज़िक, ठीक है, कितना स्वीट है ये म्यूज़िक, मेरे लाइफ में मुझे ये सुनने मिल रहा है। देयर इज़ मोर ऑफ विजडम इन इट, उसमें ज़्यादा नॉलेज है, विजडम है, आप अगर उसे अच्छे से सुनोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। एंड हार्क हाउ ब्लिथ द थ्रॉसल सिंग्स, ही टू इज़ अ मेन प्रीचर, तो वो बोल रहा है कि ये दूसरा एक बर्ड है, ठीक है, थ्रॉसल, तो वो बोल रहा है कितना हैप्पीली सिंग कर रहा है, ब्लिथ यानी कि हैप्पी, तो ये कितना हैप्पीली सिंग कर रहा है। ही टू इज़ नो मेन प्रीचर, वो भी काफ़ी अच्छे से आपको प्रीच कर सकते हैं, यानी आपको कोई भी चीज़ें आपको समझा सकता है वो अपने गानों की तरफ से, गानों के थ्रू से। कम फॉर्थ इन द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर, तो बोल रहा है कि लाइट में आओ, यानी कि जो नेचर है उसको अपना टीचर बनाओ, यहाँ से सब सीखो। इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, कम फॉर्थ एंड ब्रिंग यू विद अ हार्ट दैट वॉचेस एंड रिसीव्स, तो वो बोल रहा है ये क्या साइंस आर्ट्स मैथ्स लगा के रखा है, अपने साथ एक दिल लेके आओ जो नेचर को देखता है और उससे बहुत कुछ नॉलेज रिसीव कर पाता है। सो हियर वी हैव क्वेश्चंस, नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द 6th लाइन। तो 6th लाइन हमारी हो जाती है ही टू इज़ नो मीन प्रीचर, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ही मतलब ये जो बर्ड है थ्रॉसल उसकी बात हो रही है, तो उसे हम एक प्रीचर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो यानी कि ये कंपैरिजन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ड लाइक यूज़ नहीं किया है, तो ये है मेटाफॉर। अगर वर्ड लाइक यूज़ किया होता तो हम इसे सिमिली बोलते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है अपनी, मेटाफॉर। What feelings does the poet seek to awaken in your mind by following exclamation books hark? तो यहाँ पर है बुक्स, वो इस तरह से बोल रहा है, वो बोल रहा है कि बुक्स काफ़ी बोरिंग है, डल है, इसके पास मत रहो, कितने देर उसमें रहोगे, उससे बाहर निकलो, ठीक है। तो इससे पोएट वो मीन करना चाहता है, ऐसा आप लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड है हार्क, हार्क यानी कि होता है लिसन, सुनना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बाय सेइंग हार्क द पोएट इज़ आस्किंग अस टू लिसन केयरफुली, मतलब अच्छे से सुनो कि ये जो बर्ड्स जो सिंग कर रहे हैं वो कितने अच्छे से सिंग कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग डस नेचर गिव, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि नेचर हमें कितने अलग अलग वे में हमें ज्ञान देता है, कैसे हमें सब कुछ सिखाता है। एक्सप्लेन द लाइट ऑफ थिंग्स अ हार्ट दैट वॉचेस एंड रिसीव्स, इसमें आप क्या एक्सप्लेन करोगे, आप बोलोगे कि जो पोएट है वो बोल रहा है कि अपना दिल साथ में लेके आओ, एक ऐसा दिल लेके आना जो नेचर से देखना भी चाहता है, सुनना भी चाहता है और सब ज्ञान लेना भी चाहता है। सो
सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। तो हमने देखा कैसे दो पोएम्स हमने कैसे समरी निकाले, एनालाइज किया और उसके आंसर्स किए। तो उसी तरह यहाँ पर स्क्रीन पे आपके पास दो और पोएम्स हैं जो आपको अपने आप ट्राई करना है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन।